Hello my lovely students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well also. तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने सम नेचुरल फिनोमेना जो चैप्टर था ये ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, राइट। तो आज हम इस चैप्टर को एक कंटिन्यूशन करने वाले हैं, इस चैप्टर को ही हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, इसका पार्ट 2। तो यस, हमने पढ़ लिया था बहुत जगह, हमने अर्थिंग तक तो पढ़ ही लिया था, राइट। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है लाइटनिंग के बारे में। आज आपको पता चल जाएगा लाइटनिंग से रिलेटेड ऐसा सच जो आज तक आपको पता नहीं चला। तो डियर स्टूडेंट, कहीं ना कहीं ये चैप्टर बच्चे सोचते हैं बहुत बोरिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं यही चैप्टर बहुत अच्छा है। इसमें आपको कुछ ऐसे फिनोमिना जो आपने देखे होंगे कई बार वो आपको जानने को मिलेंगे, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, राइट। तो इसलिए आपको ये चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ना है, एंड इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज़ गेट इट सब्सक्राइब बिकॉज दैट ओनली गिव्स अस मोटिवेशन टू मेक more videos for all of you, right? So your education doesn't stop till here. You have to watch our video till the end, subscribe our channel, and all the education is of course free of cost for you all, so you have to watch every video for your better education. Thank you dear student. तो ये था कुछ चीज़ें जो मेरे को आपको क्लियर करनी थी। अब मैं कर लेती हूँ अपना चैप्टर स्टार्ट, राइट। तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में तो पढ़ ही लिया था, राइट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमने चार्ज बाय रबिंग, बहुत सारे चार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, उनके इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा। कहीं ना कहीं हमने ऐसी चीज़ों के बारे में ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, और ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया था कहीं ना कहीं आप सभी के लिए। हमने अर्थिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें डियर स्टूडेंट जो चार्ज है वो चार्ज ऑब्जेक्ट से जब सीधे अर्थ में आता है, the transferring of charge from the charge object to the earth is called अर्थिंग। तो इसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, अर्थिंग ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, कभी इलेक्ट्रिक करंट लीक हो गया, हमें चार्ज आ रहा है तो वो चार्ज सीधे अर्थ को जाए, और जब वो चार्ज सीधे अर्थ को जाएगा तो इससे हमारी जान जो है वो कहीं ना कहीं बच सकती है। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल प्रोसेस डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। मैंने अर्थिंग प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छी तरह डियर स्टूडेंट आपके पार्ट 1 में सिखाया है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है फटाफट जाके देख लो। सम नेचुरल फिनोमेना का इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अर्थिंग पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग। अब तो बहुत हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, तो अब लाइटनिंग के बारे में जानने में तो बहुत मज़ा आने वाला है ना। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग, क्योंकि हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया तो लाइटनिंग के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टॉर्म के डेवलपमेंट में, हियर द हाईलाइटेड वर्ड इज थंडर स्टॉर्म। आपने देखा होगा ना, जब करंट या एयर करंट आना है, इतना ज़्यादा मतलब हवा चल रही है, बरम बादलों की आवाज़ आ रही है, बारिश हो रही है, दिस इज समहाउ व्हाट वी कॉल थंडर स्टॉर्म, राइट। द एयर करंट मूव अपवर्ड्स वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स। तो थंडर स्टॉर्म के समय क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब डेवलपमेंट होता है थंडर स्टॉर्म का, तो जो एयर करेंट्स होते हैं, एयर हवा, बहुत तेज़ हवा जब आती है वो अपवर्ड जाती है, यानी कि सीधे ऊपर की तरफ जाती है, और जो आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। थंडर स्टॉर्म के डेवलपमेंट की रुको, थंडर स्टॉर्म, राइट। तो थंडर स्टॉर्म का जब डेवलपमेंट होता है, एयर करंट तो डायरेक्ट ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट्स हो रही है वो सीधे नीचे को आ रही है, ठीक है। तो ये था कुछ चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती थी। अब है दिस विगरस मूवमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। ऐसे मूवमेंट से क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं उनका सेपरेशन हो जाता है। बाय द प्रोसेस यू आर नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। अभी तो हमें प्रोसेस अच्छे से अंडरस्टूड नहीं आई है, लेकिन अब आ जाएगी। द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ क्लाउड। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्लाउड्स के ऊपर की तरफ कलेक्ट हो जाता है, एंड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस। तो लोअर एजेस होते हैं ना, नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाता है नेगेटिव चार्ज। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। ग्राउंड की तरफ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्ज बिकम्स वेरी लार्ज। जब मैग्नीट्यूड जो होता है ये सारे चार्ज का, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम बोलते हैं ना एयर को पुअर कंडक्टर। हम लोग डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको केमिकल इफेक्ट्स में पढ़ाया था कि क्यों हम पुअर कंडक्टर इस्तेमाल करें, वाई डोंट वी से देम डायरेक्टली इंसुलेटर, क्योंकि कभी कभी वो
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ वाई वी से दैम पुअर कंडक्टर. हम उन्हें डायरेक्टली इंसुलेटर इसलिए नहीं कह रहे डियर स्टूडेंट, बिकॉज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी समटाइम्स, and that is why the reason is that why we say them poor conductor, why we doesn't say them insulator, क्योंकि वो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. नॉर्मली इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स एंड ब्राइट लाइट एंड साउंड. तो इसमें क्या होता है ना, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों मीट करते हैं ना, आपने देखा होगा ना डियर स्टूडेंट. वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी नाइसली. ओके, कभी कभी क्या होता है ना, देखो यहाँ पे जब मैं आपका एक सेटअप बनाऊंगी, यहाँ बल्ब है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव वायर, नेगेटिव वायर है, बैटरी है. तो कभी कभी क्या होता है ना डियर स्टूडेंट, व्हाट वी डू, वी जस्ट, हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव वायर को एक साथ जोड़ते हैं. तो क्या होता है, करंट आता है ना और आपका बल्ब जलने लग जाता है. सेम हैपन्स हियर ऑल्सो. इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका बादल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों जब मीट करते हैं ना, तो क्या होता है, एयर भी उनके रेजिस्टेंस को रोक नहीं पाती. एयर रेजिस्ट नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती करंट को फ्लो होने से. करंट फ्लो हो जाता है, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया ना बल्ब वाले, सेम हैपेंस इन द क्लाउड. और जब ये दोनों मिलते हैं तो जो आपका बादल है उसमें तो लाइट नहीं चलेगी, लेकिन हवा की मदद से डियर स्टूडेंट व्हाट विल हैपन, आपकी लाइटनिंग होगी, यानी कि आपका एक सडन लाइट आएगी और आपकी साउंड भी प्रोड्यूस होगी. इसलिए डियर स्टूडेंट आपकी लाइटनिंग होती है. आई होप दैट आपको ये जान के बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा. इसमें कुछ एक्यूमुलेटर इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको नॉर्मल सी बात बता रही हूँ. आपका एक बादल है, उसमें नेगेटिव चार्ज भी प्रोड्यूस हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज भी पॉजिटिव प्रोड्यूस हो गया. हवा उनको रोक नहीं पाती, बिकॉज उन चार्जों की जो कैपेसिटी होती है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है, तो इसकी वजह से हवा भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पाती है. तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है, आपका कहीं ना कहीं एक सडन ब्राइट लाइट आ जाती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं. तो इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है. मेरा बल्ब वाला जो एग्जांपल है वो याद कर लो, सब हो जाएगा. जब आप दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को साथ में मिलाते हो तो बल्ब जलने लग जाता है, करंट आ जाता है. सेम हैपेंस इन द क्लाउड सिस्टम ऑल्सो. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, वी सी स्ट्राइक्स एज लाइटनिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं. ठीक है, इसको क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग ये पूरी प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. आई होप यार आपको ये जान के बहुत मज़ा आया होगा. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स. ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट कि आपकी जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो सिर्फ एक क्लाउड में हो रही है, वो 2-3 क्लाउड में भी हो सकती है एक साथ. ठीक है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, क्लाउड्स और अर्थ के बीच में भी हो सकती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस. टुडे वी नीड नॉट टू गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर्स डिड. हमारे एंसेस्टर जैसे लाइटनिंग से डर जाते थे, हमें लाइटनिंग से नहीं डरना है. ठीक है, ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड दिस इज़ अ बेसिक फिनोमिना. हमें पता चल गया ना क्या हुआ बेसिकली लाइटनिंग के समय. क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ मिले, लाइटनिंग आई, यानी कि सडन ब्राइट लाइट आई और साउंड प्रोड्यूस हुई. एयर भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी ना डियर वो बहुत ज़्यादा हाई थी, जिसकी वजह से वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाई थी, उससे रोक नहीं पाई थी. ज़बरदस्ती करंट फ्लो हो गया, जिसकी वजह से लाइटनिंग आई, है ना. Scientists are trying hard to improve this understanding. However, lightning strike can destroy life and property. लेकिन कभी कभी lightning strike जो होती है वो destroy कर सकती है life भी और property भी. It is therefore necessary to take measures to protect ourselves. हमें खुद को protect करना है तो उसके लिए हमें कुछ अच्छे measures लेने की ज़रूरत तो होती है. तो दोस्तों सबसे पहला 12.6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेफ्टी, लाइटनिंग सेफ्टी. अब देखो डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ. ओपन प्लेस कोई भी सेफ नहीं होती है आपके लिए. ठीक है, ओपन प्लेस में आपको नहीं जाना है लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म के समय. वाई डियर स्टूडेंट, क्योंकि लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म इज अ वेरी कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय आवर लाइव्स, राइट.
तो इसके सब में बिल्कुल भी ओपन प्लेस जो है वो सेफ़ नहीं है। हियरिंग द थंडर इज़ एन अलर्ट टू रश टू द सेफर प्लेस। जैसे कि आपने थंडर की आवाज़ सुनी बड़म बड़म, तो फटाफट जाओ सेफ प्लेस में भागो। हियर आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम। थोड़े टाइम रुक जाओ बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। ठंडर जब शुरू हो गया तो सेफ प्लेस से बाहर आने से पहले थोड़ा टाइम वहीं रुक जाओ। उसके बाद है यहाँ पे फाइंडिंग द सेफ प्लेस। अब आप सोचोगे कि भाई हम सेफ प्लेस फाइंड कैसे करें, राइट? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय द कार और बस, यू आर सेफ इनसाइड विद द विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ अ व्हीकल शट। तो क्या करना होता है ना डियर स्टूडेंट, जो आपका हाउस होता है और ये सब आपकी सेफ प्लेस होती है। व्हाट हैपेंस ना, कभी कभी क्या होता है, आप रास्ते में चल रहे हो, थंडरस्टॉर्म आ गया एंड यू आर वेरी फार फ्रॉम योर हाउस। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो इनसाइड योर नेबर्स हाउस। आप अपने नेबर्स हाउस के अंदर रह सकते हो, है ना, जिससे आप एटलीस्ट थंडरस्टॉर्म से बच जाओ, है ना। एंड देन what you can do if you are traveling on the car, don't open the windows आपको शट ही रखनी है, जिससे कि आप थंडरस्टॉर्म से और सेफ हो जाओ। क्योंकि कार के अंदर तो कार के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आप लोग जस्ट विंडो को शट कर दो, विंडो को ओपन नहीं करना है, ठीक है। डू एंड डोंट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म के आने के समय आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो आउटसाइड ओपन व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। तो ये जो आपकी होती है ना ओपन व्हीकल्स, इनमें तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, और मोटर व्हीकल्स में भी नहीं जाना है, ट्रैक्टर्स में भी नहीं, कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो होती है वहाँ भी नहीं, ओपन कार्स तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, राइट। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्री, शेल्टर इन पार्क, elevated place do not protect us from lightning strokes। जो ओपन फील्ड्स होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, शेल्टर होते हैं पार्क के, ये सब हमें लाइटनिंग से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल गुड आइडिया इन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म के समय क्या होता है, ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, ज़्यादा तेज़ थंडरस्टॉर्म हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, अनफॉर्चुनेटली योर अम्ब्रेला विल ऑल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, राइट। क्योंकि वो तो बेचारी कपड़े की बनी है, कुछ ज़्यादा मटेरियल तो लगानी है ना। In a forest, take shelter under shorter trees. If a forest take shelter under shorter trees। अगर आपका फॉरेस्ट है तो आपको शेल्टर किसके नीचे लेना है, शॉर्टर ट्रीज में, ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट में हो तो शॉर्टर ट्री में, क्योंकि टॉल ट्रीज आर टॉल बट दे डजंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म, राइट। ये थंडरस्टॉर्म तो नीचे को आ रहे हैं ना ज़्यादातर, है ना, तो शॉर्ट ट्रीज कैन प्रोटेक्ट अस लिटिल बट। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल, यू आर इन अ ओपन फील्ड एंड यू आर इन द ओपन। अगर कोई भी शेल्टर नहीं मिल रहा और आप एकदम ओपन फील्ड में हो, स्टे फार अवे फ्रॉम द ट्रीज। आपको क्या करना है, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल द ट्रीज। आपको सारे ट्रीज से फार अवे रहना है। स्टे अवे विद द पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, और आपको सारे मेटल ऑब्जेक्ट से दूर रहना है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी शेल्टर अवेलेबल नहीं है। डो नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। आपको ग्राउंड में लाई मतलब पूरा लेट भी नहीं जाना है। इंस्टेड यू स्कैट लो ऑन द ग्राउंड एंड प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विद योर हेड बिटवीन योर हैंड्स। तो जैसे भूजो बैठे हैं ना अभी यहाँ पे, आपको कुछ इस तरह से ही बैठा है। यही एक पोजीशन होती है जो कि ड्यूरिंग लाइटनिंग काम आ सकती है, ठीक है। एकदम ऐसे नीचे सिर लगा के बैठना है, लेटना तो बिल्कुल नहीं है डिस्टेंट, ओके। सो इसमें क्या करना है, दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। ये पोजीशन से आप बहुत छोटा सा टारगेट बन जाओगे स्ट्रक होने का, है ना, बिकॉज लाइटनिंग इज देयर राइट इनसाइड द हाउस। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। लाइटनिंग क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है आपके ऊपर जो टेलीविजन का टेलीफोन कॉर्ड्स लगे होते हैं ना, उन सबको स्ट्राइक कर सकती है, राइट। डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। आपको तो पता ही होगा ना लाइटनिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, अभी हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। इनसे कॉन्टैक्ट हमें अवॉइड करना है, राइट। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। हमें कॉर्डलेस जो फ़ोन्स होते हैं इनको यूज़ करना है, हमें जो याले होते हैं ना टेलीफोन्स वगैरह इनको यूज़ नहीं करना है डियर स्टूडेंट, ओके। कॉर्ड फ़ोन जो होते हैं ना ये सब यूज़ नहीं करना है हमें, इनको बिल्कुल कांटेक्ट हमें करना ही नहीं है टेलीफोन कॉल्स वगैरह से, ठीक है। However, it is not wise to call up a person who is receiving your phone through a weird phone। अगर आपको कोई पर्सन को आप कॉल कर रहे हो, it is not wise। ये बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है कि आप लोग एकदम वियर्ड फ़ोन से किसी को कॉल कर रहे हो, ठीक है, कोई दूसरे लोग को।
बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट बिटवीन रनिंग वाटर। बाथिंग आपको नहीं करनी है थंडरस्टॉर्म के समय, क्यों? जिससे आपका जो कांटेक्ट है रनिंग वाटर से वो हट सके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो है आपकी कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। इन सब प्लग्ड है ना, इन सबको अनप्लग्ड कर दो। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन। इलेक्ट्रिकल जो लाइट्स है वो आप ऑन रख सकते हो, लेकिन इन सबको अनप्लग कर दो। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स होती हैं वो कुछ आपको हार्म नहीं पहुँचाई, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स, टीवी, दिस कैन कॉन्टैक्ट ना, इन सब को हो सकती है दिक्कत, राइट। अब है लाइटनिंग कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या क्या होंगे? लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है दो बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करती है जो लाइटनिंग का इफेक्ट होता है उससे। अब क्या है ये? अ मेटेलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग दिस कंस्ट्रक्शन। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, मेटेलिक रॉड्स होती है ना, वो बिल्डिंग से बड़ी होती हैं और उनको इन वॉल्स के अंदर लगाया जाता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के समय, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना लाइटनिंग कंडक्टर। अब यहाँ पे देखो, वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर एंड इज buried डीप इन द ग्राउंड। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। इससे क्या होता है, रॉड जो है सीधे जो इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है उसको ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये आपका लाइटनिंग कंडक्टर का काम होता है। ये देखो सीधे ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है। ये है बिल्डिंग्स में जो है लगी रहती है, ठीक है। The metal columns used during construction, metal columns used during construction, electrical wires and water pipes in the building also protect us to an extent. ये सब भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, ओके। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। हमें इन सबको टच नहीं करना है बिकॉज दे कैन ईजिली कैच द इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पढ़ना है अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। सो अब जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अर्थक्वेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये है आपका अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बारे में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लेते हैं, राइट। सो यू जस्ट लर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। हमने अभी क्या पढ़ा दिया स्टूडेंट? थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में, राइट। दीज नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एंड लाइफ प्रॉपर्टी। ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, राइट। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। इनको हम कहीं एक्सटेंट तक कर सकते हैं, कम से कम कंट्रोल। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। इसमें जो वेदर डिपार्टमेंट होता है वो भी हमें कोई एरिया में थंडरस्टॉर्म आए तो उससे वार्न कर सकता है, ठीक है। If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning. Lightning की possibility हमेशा रहती है and cyclones complying in it. और जो cyclones होते हैं वो भी आ सकते हैं, right? So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. इन phenomena से जो damage होता है इन सबसे हम लोग बच सकते हैं, right? So there is however one natural phenomena which we are not able to predict एक्यूरेटली, जिसको हम अच्छी तरह से जान नहीं पाते कि भाई कब अर्थक्वेक आने वाला है ना। इट इज़ द अर्थक्वेक। और ये क्या है? इट इज़ एन अर्थक्वेक। इट कैन कॉज डैमेज टू द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ह्यूज स्केल। प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है एकदम बड़ी स्केल में नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे से ज़मीन हिलती है, देन ऑल द फाउंडेशन विच इज़ पुट, बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ अर्थक्वेक की वजह से। क्यों? बिकॉज आपकी जो पृथ्वी है, नीचे से धरती जो है हिल रही है, उससे क्या होता है, सारी फाउंडेशन तो डियर स्टूडेंट आपकी नीचे से बनी होती है। और अगर आपका नीचे की जो फाउंडेशन है वही ख़राब हो जाए तो डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो आपका अर्थक्वेक है बहुत ही ज़्यादा डिस्चार्ज हमारी प्रॉपर्टीज़ को कर सकते हैं, राइट। So a major earthquake acquired in India on 8 October 2005 in Uri and Tanghar towns of North Kashmir
Before that, the major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat. तो इतना ख़तरनाक डियर स्टूडेंट आपका आया था अर्थक्वेक. कहीं ना कहीं आप खुद ही देखो कश्मीर का अर्थक्वेक में कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है प्रॉपर्टी का, कितने लोग मरे थे उसमें. देन भुज वाला जो अर्थक्वेक है उसमें तो और ज़्यादा लोग मरे थे. तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक से कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है ये आपको अभी पता चल ही रहा होगा, जो मैंने आपको अभी बताया ये सब चीज़ें. अब देखो डियर स्टूडेंट 2.5 एक्टिविटी. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज बाय दीज अर्थक्वेक. अपने पेरेंट्स से आप ज़रूर पूछना कि इनसे कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ प्रॉपर्टी का जब ये सारे अर्थक्वेक आपके आए. कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज कॉज बाय दीज अर्थक्वेक फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. आप न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से भी इन अर्थक्वेक से क्या क्या डैमेज हुए ये सब बता सकते हो. प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ पीपल ड्यूरिंग द आफ्टर अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के समय लोगों ने कैसे अपने को संभाला ये सब की रिपोर्ट भी आप दे सकते हो. What is an earthquake? Earthquake होता क्या है? What happens when it occurs? क्या होता है जब वो आता है? What can we do to minimize its effects? हम क्या कर सकते हैं ताकि earthquake कम आए? And these are the some of the questions that we will answer in this particular topic, which is what is an earthquake. इस टॉपिक में हम कुछ यही क्वेश्चंस के आंसर पता करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वाले पार्ट में बहुत अच्छा लगा हो, लाइटनिंग के पार्ट को अंडरस्टैंड अगर आपने अच्छी तरह कर लिया हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में येस ज़रूर लिख देना. और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहें. तो डियर स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो अगर आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखा है तो लाइक और शेयर भी करो ताकि जिससे और भी आपके जैसे ही आपके दोस्त पढ़ सकें. तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप दैट यू लाइक इट एंड एन्जॉय.